Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, cell or battery from second unit current electricity of first chapter electric current and resistances. So first question comes in our mind is what is cell? That means it is a device. It is a device that provide the potential difference in any electrical circuit. किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिवाइस हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा उसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे. और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. जैसे एक सेल का अगर हम स्टैंडर्ड सिंबल बनाए तो यहाँ पे ये सिंबल होता है, ये सिंबल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये बैटरी या सेल जो है ये 2 वोल्ट का है, इसका मतलब ये लो इलेक्ट्रोड है, लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है. इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज 2 वोल्ट. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 0 भी हो सकता है लो पोटेंशियल, तो ये कितना होगा? +2 वोल्ट होगा. अगर ये -2 वोल्ट है तो ये 0 होगा, तो भी डिफरेंस 2 का ही है. यहाँ पे -1 होगा तो ये +1, तब भी डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट. इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा 0 ही होता है, ये 2 वोल्ट ही होता है. बट दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? 2 वोल्ट का रहेगा. क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे हम क्या कंसिडरेशन करते हैं? 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी देयर. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2 वोल्ट जितना भी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उतना ही दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है. अगर मैं कहूं कि ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम कंबाइन करें, ये एक सेल था, ये एक सेल है, फिर एक सेल और है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे. जैसे हमारे इन्वर्टर में होता है, इन्वर्टर की बैटरी सभी ने देखी होगी, वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. एक सेल नियरली 2 वोल्ट का होता है, वहां पे 6, अगर हम पानी भी डालते हैं, वाटर जब हाइड्रेटेड वाटर डालते हैं तो वहां पे 6 सेल्स होते हैं. 6 मीन्स 2, 6 2 जा 12 वोल्ट. तो वहां पे बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है नियरली. तो यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है? बैटरी. तो हम बेसिकली सेल के ऊपर कंसिडरेशन कर रहे हैं. आगे देखते हैं. इस सेल को हम आगे कंसिडर करते हैं तो उसमें हमारे पास में कुछ वेरियस टर्म्स आती हैं और वो वेरियस टर्म्स हमें समझना बहुत जरूरी है. वेरियस टर्म्स ऑफ सेल. फर्स्ट टर्म जो आएगी वो होगा EMF. क्या नाम होता है इसका? EMF. फुल फॉर्म अगर लिखें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से लिया गया, मोटिव मतलब मोशन से, और फोर्स. जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जो फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड EMF बेसिकली. वैसे ये EMF होता है, फोर्स नहीं है, लेकिन इसकी टर्म्स में नाम आता है फोर्स का. कभी आप सोचो कि ये फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है चार्ज कैरियर पे. इसलिए इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जो फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? EMF नाम देते हैं. अब इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से. कहता है इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होगा ये? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल. इलेक्ट्रोड्स of cell in open circuit. इन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब यहां से हम क्या ले सकते हैं? अगर कोई सर्किट ओपन होगी तो क्या उसमें, अगर मैं ये जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं करूंगा, क्लोज नहीं करेंगे, तो क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा? तो ओपन सर्किट का मतलब होता है वहां पे करंट जो है वो कितना है? 0 है. और मैं ये कहूं कि कहीं पे ये सर्किट जो है वो ब्रेक है, यहाँ से ब्रेकेज है, तो ब्रेकेज है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मिलेगा आपको? पाथ ही कंप्लीट नहीं है एक इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाने के लिए, तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जो होंगी वो कितनी होंगी? इनफाइनाइट.
तो इसलिए हम या तो ये कह सकते हैं करंट जो होगा वो जीरो होगा ओपन सर्किट में, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं ओपन सर्किट के, यानी जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा एक सेल में, तो उसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इलेक्ट्रोड्स में, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ नाम देते हैं। इसकी यूनिट जो होगी वो वोल्ट ही होगी, नाम आप फोर्स है कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है बेसिकली मैक्सिमम, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी हमेशा, वोल्ट। कब होगा ये, जब ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, करंट जीरो होगा या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अभी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, पहले दूसरी टर्म्स भी देख लेते हैं इसके साथ साथ, फिर एक एग्जांपल लेके इन दोनों को समझेंगे। एक टर्म्स होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल है स्मॉल आर से। इंटरनल मतलब अब जब हम सेल बना रहे होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होते हैं बेसिकली, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, इलेक्ट्रोड्स भी होगा, तो उसके बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड होगा, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रोड है, एक जिसमें से हम कहते हैं कैथोड है, एक है एनोड। दैट मीन्स एक कैथोड है, एक एनोड है, और इसके बीच में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, लिक्विड पोर्शन, तो ये एक सेल बनता है। हम फिजिक्स में इसी सेल को यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड का, अगर मैं इसको पॉजिटिव कहता हूँ और इसको नेगेटिव, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो इसको हम स्टैंडर्ड सिंबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। यहाँ पे हाई पोटेंशियल पॉजिटिव लार्जर, और ये जो स्मॉलर है ये लो पोटेंशियल है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। बार बार हम ये रिप्रेजेंट नहीं करते, फिजिक्स में ये रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज होता वही है। अब जब हम यहाँ पे कहीं पे भी आयंस होंगी या चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तो सेल के अंदर भी बीच में तो ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे। ये जब आयंस मूवमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ इनके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, और उन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये सेल के अंदर मिल रहे हैं हमें, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड इन द फ्लोइंग ऑफ आयंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनके बीच में जब ये मूवमेंट होता है तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल हो रहा है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस वेरियस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जैसे हम कहें इट डिपेंड्स, फर्स्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयंस फास्टली मूव करेंगे, दैट मींस रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अल्फा इक्वल टू नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दूसरा पैरामीटर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड आपने कौन से सब्सटेंस के लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, उनके ऊपर भी नेचर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पैरामीटर कहते सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन अगर ज्यादा होगी तो इन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ज्यादा डिस्टेंस होगी इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस आने के चांसेस ज्यादा होंगे, दैट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम कहें एरिया, एरिया ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डिप्ट कर रहे हैं, अगर मैं इसको और ज्यादा कर दूं तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी है, ये डिपिंग कितने हैं, इनमें कितना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट के इनसाइड में है इलेक्ट्रोड्स का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है बेसिकली, अगर यहाँ पे भी हम ध्यान दें थोड़ा सा,
तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का है, जिंक का है या कार्बन के इलेक्ट्रोड है, वो नेचर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और इलेक्ट्रोड कौन सा है, उनके नेचर के ऊपर ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप अलग अलग के, तो उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आता है इन दोनों एंड के बीच में वो डिफरेंट आएगा अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो ये सेकंड टर्म्स थी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। थर्ड टर्म्स होती है पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स of cell when circuit is closed. Circuit is closed. Circuit closed का मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट होगा वहां पे, तो वहां पे ये कह सकते हैं when some current is flowing। यहाँ पे अगर मैं इस टाइम पे मेजरमेंट करूं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन मैं यहाँ पे इस सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दूं कुछ रेजिस्टेंस के साथ में और ये क्लोज्ड होगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे करंट है वो फ्लो करेगा। अब अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो पहले के कंपैरिजन में कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके इंटरनल जब जाएंगे आयंस तो ऑब्स्ट्रक्शंस है और इसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी का लॉस हो चुका होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्लोज सर्किट में वो थोड़ा कम आएगा ईएमएफ से, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है क्लोज सर्किट में उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट में मिलेगा ईएमएफ और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है इनसाइड द सेल वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो तीन बेसिक टर्म्स हैं जिनके ऊपर आगे का पूरा पोर्शन डिपेंडेंट है। अब इन तीनों चीजों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं आगे। एक एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए। सपोज करते हैं मैं एक मार्केट में गया, एक सेल लेके आया और वो जैसे ही हम सेल लेके आते हैं तो उसके ऊपर कुछ वोल्टेज लिखी होती है, 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, ये वोल्टेज लिखी होती है। इसका मतलब हमने सेल को कहीं पे यूज नहीं किया था अभी तक, ना उसके सर्किट को हमने क्लोज किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को मिलाते हुए कोई वायर से कनेक्ट किया। इसका मतलब सर्किट ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट होगी तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही वहां पे मार्किंग में लिखा होता है 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। लेकिन जैसे ही हम अगर सर्किट में या कोई डिवाइस से उसे मल्टीमीटर से उसे मेजर करेंगे तो सर्किट क्लोज्ड होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट जो है उस सेल से विड्रॉ होगा और विड्रॉ होगा तो कुछ ना कुछ लॉस सेल में भी होगा और सेल में होगा। क्यों होगा, यहाँ पे कोई कह सकता है कि करंट तो पास हो ही रहा है क्लोज सर्किट में, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था तो लॉस कितना हुआ इस सेल के इनसाइड में, आई इंटू में आर, स्मॉल आर होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है, इंटरनल हमने स्मॉल आर माना, तो ये हमें नहीं चाहिए इसके अंदर से लॉस। तो इसका मतलब ये लॉस हो गया, ये लॉस होने के बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही वी होता है बेसिकली, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होता था। अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर दूं और आप मेजर करते तो वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। सेल को लेके आए मार्केट से, उस पर लिखा हुआ था वो ईएमएफ था, उसको किसी डिवाइस में हमने अटैच कर दिया, फिर मेजर कर रहे हैं क्लोज सर्किट के बाद में, तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आगे देखते हैं इन चीजों, इनमें रिलेशन देखते हैं क्या क्या होता है। देखेंगे, मैं वापस एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, डायग्राम स्टैंडर्ड है।
एक सेल है, एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इसी के साथ नेबर में यहाँ पे हम छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेल के साथ में अगर कोई रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका ईएमएफ ई था। सर्किट में पॉजिटिव एंड से हमेशा करंट स्टार्ट होता है और नेगेटिव एंड की तरफ जाता है, तो हमने वो ही मान लिया कि करंट यहाँ पे कितना आ रहा है, आई। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा होगा, अगर क्लोज सर्किट करेंगे तो नेगेटिव की तरफ से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड होगा, इसके इस साइड में कैसा होगा, नेगेटिव एंड होगा रेजिस्टेंस के। इस ए पॉइंट को मैंने मान लिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल है V, और यहाँ पे हमने मान लिया कितना है, B पॉइंट पे 0। आपको एक रिलेशन आप आइडेंटिफाई करो V और E के अंदर, तो हम यहाँ पे देखें तो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, V था। हाई पोटेंशियल सबसे ज्यादा मान लिया V था। फिर हम आगे गए तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में भी है, कितना है, E है दोनों के बीच। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, ज्यादा से और कम की तरफ, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहा है। अगर आप लो से हाई की तरफ आते तो उसको क्या लिखते हैं, प्लस होता कुछ ना कुछ। जैसे मैं कहूँ मैं 5 से और 3 पे गया, तो इसका मतलब कितना हुआ, -2 स्टेप्स, यानी आप -2 हो गए, 2 डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, -E। अब हमें सेल का ईएमएफ तो पता नहीं, 1.5 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट है, इसलिए कितना था, ईएमएफ के बराबर, तो इसलिए डिक्रीज हुआ, -E। यहाँ पे अगर देखें तो करंट जो है वो इधर से आ रहा है, और हम यहाँ पे किधर से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैं कहूँ 3 से और मैं 5 पे गया, तो 5 पे जाएंगे 3 से, तो इसका मतलब आपने +2 स्टेप्स किया, तो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, V = I इंटू में R। लेकिन यहाँ पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट तो उतना ही पास होगा, एक ही पास I, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है, कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्लस में I इंटू में r = 0। यहाँ पे V को एक साइड में रखूं तो E राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, और IR इधर जाएगा तो माइनस में, E इंटू में माइनस। ये बेसिक रिलेशन है, इसको आपको याद करके रखना है। कैसे इसको समझ सकते हैं, हम मार्केट से सेल लेके आए 1.5 वोल्ट का, ठीक है, कंपनी लिख रखा था। जैसे ही उसको हमने किसी वॉल क्लॉक में अटैच किया, सर्किट क्लोज होगी, वो क्लोज होगी तो उस सेल से कुछ करंट पास होने लग गया, तो अब वो 1.5 वोल्ट नहीं रहेगा, वो 1.4 वोल्ट हो गया, 1.3 वोल्ट आपको मिलता रहेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कम होता है, किससे, ईएमएफ ऑफ द सेल से। लेकिन कब होता है, जब हम डिस्चार्ज कर रहे हो उस सेल को, यानी हम उस सेल से कुछ ना कुछ करंट सप्लाई ले रहे हैं, उसको दे नहीं रहे। तो जब तक ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके पॉजिटिव एंड से करंट आएगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे ईएमएफ था, ये जैसे हम सपोज करें कि किसी गवर्नमेंट से या कहीं से भी कोई फंड जारी हुआ, ठीक है, कुछ इंटरनल लॉस हो गया, तो पब्लिक को कितना मिला बेसिकली, तो हम कहेंगे कि जो फंड जारी हुआ था किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो ई था। इंटरनल कितना लॉस हो गया, IR। तो जो जारी हुआ था, रिलीज हुआ फंड, उसमें से लॉस माइनस कर देंगे, तभी तो जो टर्म्स मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम, एक्चुअल में जो मिला। तो यहाँ पे भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअल में सेल हमें प्रोवाइड करता है वो कितना होता है, ईएमएफ माइनस में I इंटू R। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कई बार हम किसी बाइक की या कार की एवरेज की बात करते हैं कि कहीं पे, तो वहां पे कंपनी कहती है कि इस कार की जो एवरेज है वो 22 किलोमीटर पर लीटर है। तो उस केस में हम कहते हैं कि जब हम रनिंग कंडीशन में जाते हैं, रोड पे चलाते हैं उस व्हीकल को, तो वहां पे 22 तो आता ही नहीं, वो तो 20 के आसपास ही होती है एवरेज। तो ऐसे डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि वहां पे कंपनी जो है वो एयर फ्रिक्शंस वगैरह वहां पे लैब में टेस्टिंग करके उसकी एवरेज जारी करती है। लेकिन जब हम एक्चुअल में चलाते हैं, एक्चुअल में रनिंग करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल लॉस होते हैं, वो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपनी ने जो प्रोवाइड किया माइनस में लॉस, तब जाके वो हमें एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें एक्चुअल में मिल रहा है, ईएमएफ जो थ्योरेटिकली वैल्यू आपने कैलकुलेट की, IR जो इंटरनल लॉस हो चुका है पोटेंशियल डिफरेंस का, एनर्जी का,
वो एक्चुअल में लॉस माइनस करेंगे तब हमें एक्चुअल में जो मिल रहा है वो वहां पे देखेंगे। तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे, काम का रिजल्ट है। क्लियर हुए पॉइंट? तो यहाँ पे ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे ये कहे, एक क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कम ही रहेगा ईएमएफ से, क्या कभी ज्यादा नहीं हो सकता? तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है। अगर मैं इस सेल को चार्ज करवाने, हमारी बैटरी है व्हीकल की, कई बार डिस्चार्ज हो जाती है, हम उसको मैकेनिक के पास जाते हैं चार्ज करवाने के लिए, तो जितना उसका ईएमएफ था उससे ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। यहां पे मैं कहूं कि ये हमारे पास सेल था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, अगर मैं इसको चार्ज करवाऊंगा तो इससे ज्यादा ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी इससे पावरफुल बैटरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे उससे पावरफुल बैटरी हमने प्रोवाइड की। ये बी था, ये इसका ईएमएफ था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट अब की बार इसमें जा रहा, पॉजिटिव एंड से आ नहीं रहा इस सेल से, यहाँ पे पॉजिटिव एंड से बाहर आ रहा था। अब ये केस किसका है? चार्जिंग का केस है। हम इस सेल को डिस्चार्ज नहीं कर रहे, चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यहाँ पे हम कैसे जा रहे होंगे करंट की डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ई माइनस, ये भी माइनस था, और यहाँ पे भी करंट इसी डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर, तो V माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे V इक्वल टू कितना होगा? E प्लस में I इंटू में R होगा। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, उसके बाद में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ईएमएफ से। और यहाँ पे क्या था? अपोजिट, ई में से कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तब नेट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था। तो इन केस ऑफ चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ पे सेल का यूज किस लिए करते हैं? सर्किट में करंट सप्लाई करने के लिए, और करंट सप्लाई करेगा तो वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू EB हो सकता है, V इज ग्रेटर देन EB हो सकता है, एंड V इज लेस देन EB हो सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, V इक्वल टू E होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? ओपन सर्किट में, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो लॉस कितना होगा? 0। तो इसका मतलब V इक्वल टू कितना होगा? E के बराबर, जब ओपन सर्किट होता है। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा ईएमएफ से, कब होता है? इन केस ऑफ चार्जिंग। तो जब हम चार्ज कर रहे हो किसी सेल को, तब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा सेल के ईएमएफ से। और कम कब होगा? जब हम डिस्चार्ज कर रहे होंगे, उसे यूज कर रहे होंगे, जैसे वॉल क्लॉक में सेल होता है, रिमोट कंट्रोल में है, तो वहां से हम उस सेल से एनर्जी ले रहे हैं, तो उस केस को क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग स्टेज। और उस स्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये कंडीशंस थी इस चीज की। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन में। एक रिलेशन तो हमें डायरेक्टली पता है, V इज इक्वल टू कितना है? E माइनस में IR। फर्स्ट ग्राफ एक आपको डायरेक्टली दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो हमें रिलेशन ग्राफ फाइंड आउट करना था V एंड I के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन से पे है? Y एक्सिस पे है। Y इज इक्वल टू mx प्लस में c, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे भी वही है। और x एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I को। तो m ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, x के साथ में जो भी टर्म्स होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। लेकिन इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। और ये क्या होता है? इंटरसेप्ट। दैट मीन्स लाइन कटिंग एट y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि करंट 0 था, तो ये टर्म 0, तो V की वैल्यू कितनी होगी? E। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है हमें? ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर। इससे ज्यादा कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा सेल में इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो इस केस में ये था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे जैसे अब अगर हम इस सेल को जो मार्केट से लेके आए थे उसे हम सर्किट में क्लोज करेंगे, और वो सेल से ज्यादा करंट विड्रॉ होगा, तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा माइनस होगा, तो ई में से ज्यादा माइनस होता रहेगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें कम मिलता रहेगा। ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक सेल की लाइफ होती है, उसके बाद में कितना हो जाता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये लॉस जो होगा वो ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल हो जाएगा। तो E माइनस में लॉस भी E के बराबर ही था जितना पोटेंशियल डिफरेंस था। तो V की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0।
तो उस केस में वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस था, इसकी वैल्यू जीरो। इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, आर के। रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है पर डिस्चार्जिंग का केस है, तो स्लोप जो होगा इसका वो किसके बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के। क्लियर हुआ। तो एक ग्राफ आपसे ये पूछा जाता है बिटवीन वी एंड आई। सेकेंड ग्राफ जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ईएमएफ ऑफ सेल वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे देखते हैं ये ईएमएफ और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ क्या था, डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। व्हेन सर्किट इज ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो था, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है। जब हमारा जो डिवाइस था वो ओपन सर्किट है तब जाके वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता था, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यानी कि ओपन है तो उसमें करंट जा ही नहीं रहा, करंट नहीं जा रहा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो पहले जितना ईएमएफ था जितना स्टार्टिंग में, तो करंट तो जा ही नहीं रहा, तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा ईएमएफ पे। इसका मतलब ईएमएफ डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखते हैं एक सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करके कि कैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था जो सेल के इनसाइड में होता है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था जिससे हम किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, और ये करंट हम इस सेल से प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना करंट है, आई। तो एक्चुअल में लॉस होने के बाद में इस इलेक्ट्रोड के पास में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही पैरेलल में क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल में सेम होता था, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो करंट कितना जा रहा था इसमें, I, तो V इक्वल टू कितना होता है, IR। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू हो, ईएमएफ तो कब कैलकुलेट करते हैं, व्हेन सर्किट इज ओपन सर्किट। यहाँ पे मैं 100 ओम का अप्लाई करूं तब भी ईएमएफ ऑफ सेल ओपन है, करंट तो पास हो ही नहीं रहा, तब भी सेम रहेगा। 200 ओम लेके आएंगे तब भी सेम रहेगा, 5000 ओम होगा तब भी सेम होगा। इसका मतलब ईएमएफ ऑफ सेल डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब एक और ग्राफ आता है जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और वो ग्राफ क्या कहता है, यहाँ पे रिलेशन बताओ V वर्सेस कैपिटल R, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल R के बीच में रिलेशन बताओ ईएमएफ के टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये बता, ये अब हमें एक रिलेशन तो याद था, कितना था, V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस में I इंटू में R, कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना मिलेगा, जितना मैक्सिमम था, लॉस कितना हो गया इसके इंटरनल, वो जो माइनस कर देंगे तो इसके अक्रॉस हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब हमें V और कैपिटल R के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं इस यहां से रिलेशन में करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, V अपॉन में कैपिटल R, क्योंकि करंट तो वेरिएबल होगा, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने V इज इक्वल टू लिख दिया E माइनस में V अपॉन में कैपिटल R इंटू में स्मॉल। V दो साइड में हो गया, इस नेगेटिव वाले को इस साइड में लेके आएंगे तो V प्लस में V अपॉन में कैपिटल R इंटू में स्मॉल r इज इक्वल टू E। कॉमन ले लिया V को, कितना बचेगा, 1 प्लस में स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना था, सो E अपॉन में 1 प्लस में स्मॉल r अपॉन में कैपिटल। ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कि इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा। देखते हैं इस टर्म्स को। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 पुट करता हूं, सपोज करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाए, तो 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0, इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ, एक्सटर्नल आपने कितना कहा, 0 है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
ताकि हम देख सकें कि जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी तो वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आती, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम्स 0। जैसे मैं ये कहूँ कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, आपने क्या कहा रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ये भी वही कह रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इस टर्म को ऐसे कह दूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन ही बोल सकते हैं इसको एक तरीके से। अगर ओपन होगा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, जितना सेल का ईएमएफ होगा, क्योंकि ईएमएफ ही क्या था व्हेन सर्किट इज ओपन सर्किट। तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं आर इनफाइनाइट होगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 प्लस 0 1, V इज इक्वल टू कितना आ गया E के बराबर। इसका मतलब जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 था तो V की वैल्यू भी कितनी थी 0, दैट मींस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये 0 था फिर 1 ओम हुआ तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा हुआ, 2 ओम होगा थोड़ा और इंक्रीज होगा, 3 ओम होगा, 4 ओम होगा। जब ये बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा तब मैक्सिमम कितना मिलेगा ईएमएफ ऑफ द सेल। इस ईएमएफ ऑफ सेल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं मिल सकता कभी भी। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से, और इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आपको मिलेगी यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पे भी जाएंगे तो V इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे ये रिलेशन था। एक रिलेशन और है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, V भी कह सकते हैं, सब चारों में रिलेशन है, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमें ये रिलेशन पता था V इक्वल टू E माइनस में I इंटू में R। यहाँ पे मैंने इस टर्म को लिख दिया, V इज इक्वल टू कितना होगा I इंटू में कैपिटल R, सॉरी इसको पहले V लिखते हैं, V इक्वल टू E माइनस में I R, हमें रिलेशन चाहिए था, सेम लिखा। तो मुझे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन चाहिए, तो मैंने इस E को इस साइड में लिखा, या इस नेगेटिव वाली टर्म्स को इधर लेके आया, कितना हो गया I R, लॉस कितना होगा, हमें मिलना चाहिए था E, मिला कितना V, दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द लॉस आई आर। नेगेटिव इस साइड में लेके गया, V इस साइड में, हमें R चाहिए तो कितना हो गया E माइनस में V अपॉन में I। अब यहाँ पे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया नहीं, करंट है, करंट में हमें रिलेशन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इस करंट की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस I को मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू E माइनस में V, और इस I को कितना लिख सकते हैं V अपॉन में R। तो R जो था वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला। अब सेपरेट कर सकते हैं E अपॉन V माइनस V अपॉन V, तो कितना आएगा R इज इक्वल टू E अपॉन में V माइनस में 1 इंटू में R। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हमें इस रिलेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम ईएमएफ कब मिलेगा, जब सर्किट ओपन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा, जब सर्किट क्लोज्ड होगा। कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस सेल के साथ में आपने अटैच किया है वो उसकी वैल्यू। तो ये रिलेशन थी, वेरियस ग्राफ थे, ये दोनों ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से एक बार करेंगे, और ये रिलेशन हमें नेक्स्ट चैप्टर में चाहिए, तो इसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स थे अबाउट द सेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कि सेल को कंबाइन करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होंगे। जैसे हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, कैपेसिटर को किया था, ऐसे ही अब सेल्स को कनेक्ट करके देखेंगे। थैंक यू।